कि यहाँ पर क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है। देखिए, कई तरीके के लॉ हैं। एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है, एक कुछ टैक्सेशन लॉज होते हैं। तो यहाँ पर बाय एंड लार्ज जब हम आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 को देखते हैं तो वो क्रिमिनल लॉ की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है। वो चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है, वही सेम मर्डर, एक पर्सन, हम इमेजिनरी पर्सन रख लेते हैं कि मैंने सुरेश का मर्डर कर दिया और 3 साल पहले मैंने सुरेश का मर्डर किया था। उसका पूरा केस वेस चला और उस केस में मुझे दोषी पाया गया। जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि FIR हुई, ये हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर मुझे अरेस्ट किया गया, फिर मुझे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, पिटाई उटाई भी थोड़ी बहुत, डंडे वंडे भी पड़ गए, सब हो गया। तो फाइनली 1978 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन होता है मेनका गांधी के केस में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज बॉन्ड एंड इट इज अप्लाइड। और यहाँ पर कोर्ट कहता है कि जी देखो, अब अगर कोई भी लॉ आएगा तो हम उसकी दोनों चीज़ें चेक करेंगे, यानी कि उसके कंटेंट भी चेक करेंगे और उसका प्रोसीजर भी चेक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो पॉलिटी की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में आपको राइट टू इक्वालिटी काफ़ी डिटेल में समझाया था, जहां पर हमने आर्टिकल 14 से 18 तक की पूरी डिस्कशन करी थी और उसमें पूरा जो टर्म्स थे, जो कंडीशंस थी, वो सारा कुछ समझा था। वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि पॉजिटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन का हमने समझा था। पॉजिटिव एक्शन जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन भी कहते हैं, जहाँ पर सरकार खुद आगे बढ़ करके कुछ करती है सिटीजन्स के लिए, जिसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी आपने देखी। उसके बाद हमने उसको समझा था कि रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है पैरेलल, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे होता है, और उसके बाद तमाम कंसेप्ट्स जो है वो डेवलप होते चले गए। पिछली वाली जो डिस्कशन थी हमारी, जो लास्ट डिस्कशन हुई थी, वो हमने आर्टिकल 19 के ऊपर करी थी, जो थी राइट टू फ्रीडम की थी। उसको हमने काफ़ी डिटेल में किया था क्योंकि आर्टिकल 9 अपने आप में एक पूरा समंदर था। तो उसको हमने समझा था, उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस, उसके ऊपर जो कंडीशंस लगती थी, वो भी हमने आर्टिकल 19 में काफ़ी डिटेल में देखा था। तो जब हम आर्टिकल 19 वाली डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल 20 और 21 भी राइट टू फ्रीडम का ही हिस्सा है, यानी कि राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 तक जाता है। जैसे हम राइट टू इक्वालिटी देख रहे थे, उसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये सारे आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। वैसे राइट टू फ्रीडम जब हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 तीनों आ जाते हैं। अब अगर हम इन तीनों आर्टिकल्स को बहुत ब्रॉडली समझें तो ये 3 आर्टिकल्स हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के, जिनको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। और क्यों उसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक आर्टिकल 14, दूसरा आर्टिकल 19 और तीसरा आर्टिकल 21। अब ये तीनों आर्टिकल्स जब आप देखोगे तो इन आर्टिकल्स में जो राइट्स हैं वो एक तरीके से इतने बेसिक राइट्स हैं जो कि इनएलिएनेबल है, यानी कि इंसान से अगर वो राइट्स छीन लिए जाए तो उसका जीवित रहना या उसका रहना यहाँ पर हमारे देश में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब राइट फ्रीडम के अंतर्गत स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 के अंतर्गत, और 21 में पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इसी चीज़ पर बेस होने वाली है, यानी कि हम इस डिस्कशन के अंदर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को काफ़ी डिटेल में केस लॉस के साथ पूरा एकदम फुल फ्लेजेड समझने वाले हैं। और आपको ट्रस्ट मी, इसके बाहर से बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, मतलब इसके बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता। आज जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, समझ लो इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपको लिखना है, और आप चाहो तो ये PDF जो है, जो मैं पीछे लिख करके रखता हूँ, ये आप तक पहुँच सकती है। चलिए फिर अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 20 से। अब देखिए, जब हम आर्टिकल 20 देखते हैं जो कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत है, इसके अंदर 3 क्लॉसेस आते हैं, 20 सब क्लॉज 1, 20 सब क्लॉज 2 और 20 सब क्लॉज 3। और अगर मैं इन तीनों क्लॉसेस को एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो 20 सब क्लॉज 1 यानी कि आर्टिकल 20 का जो पहला क्लॉज है वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का जो, मतलब आर्टिकल 20 का जो दूसरा क्लॉज है वो नो डबल जियोपार्डी की बात करता है। और आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 जो है वो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है। यही अगर हम छोटे शब्दों में और कम शब्दों में अगर किसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो इतना ही बोल करके आप पूरा आर्टिकल 20 को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इन शब्दों का मतलब क्या होता है और आर्टिकल 20 बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। देखिए, आर्टिकल 20 बात करता है उस टाइप की, यहाँ पर पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है। देखिए, कई तरीके के लॉ हैं, एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है, एक कुछ टैक्सेशन लॉज होते हैं। तो यहाँ पर बाय एंड लार्ज जब हम आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 को देखते हैं तो वो क्रिमिनल लॉ की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है। वो चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है, ये बेसिकली ये कहता है कि कोई भी पर्सन है, मान लीजिए
अगर उसको एक क्राइम के लिए, एक ऑफेंस के लिए, टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर करेक्ट, क्राइम और ऑफेंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हम बीएनएस में देखते हैं। तो डेफिनेशन में आप देखोगे एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्राइम और ऑफेंस के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर शब्द ऑफेंस का इस्तेमाल हुआ है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 कहता है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसको एक ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है, और यहाँ पर शब्द कन्विक्टेड यूज हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि मान लीजिए किसी ने कुछ ऑफेंस किया हो और उसके ऊपर केस चल रहा हो, केस चला हो और उसके बाद वो बरी हो गया हो, बेल पे छूट गया हो, या कुछ भी ऐसा हो गया हो, वो चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है वो वाली कंडीशन। यहाँ पर जो कंडीशन इंक्लूडेड है वो सिर्फ कन्विक्टेड की कंडीशन इंक्लूडेड है, यानी कि उसको सज़ा हो चुकी है। मतलब कि सारा सबूत, सारे गवाह, सब कुछ प्रूव हो चुका है और उस पर्सन को सज़ा हो चुकी है। जैसे लेस से मान लीजिए कि किसी आदमी ने मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, तो मतलब एफआईआर होती है, फिर एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट होता है, और अरेस्ट के बाद फिर उसको मतलब 24 घंटे के अंदर जो है वो जो कस्टडी में रखती है पुलिस 24 घंटे, और 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रेजेंट किया जाता है तो मजिस्ट्रेट आइदर उसको मतलब पुलिस कस्टडी में दे देगा कि भाई इससे कुछ पूछताछ करनी, थोड़ा पूछ ले क्या किया, कैसे एक कारनामा पूरा इसने रचा है, या तो फिर मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज देता है। तो जुडिशियल कस्टडी में वो रहता है और उसके बाद केस वेस उसका चलता है, पूरा उसका अपना प्रोसीजर है, चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट तैयार की जाती है, फिर चार्जेस को एक्सप्लेन किया जाता है कोर्ट में, फिर वो काउंटर करता है चार्जेस को कि भाई ये सब झूठ है, मैं नहीं हूँ, और कोर्ट उसको तब तक इनोसेंट मानता है जब तक कि उसको गिल्टी प्रूव ना कर दे। और एक बार उसको गिल्टी प्रूव कर दिया गवर्नमेंट ने या प्रोसिक्यूशन ने, कह लें अगर आसान भाषा में, प्रोसिक्यूशन ने अगर एक बार उसको गिल्टी प्रूव कर दिया तो फिर जज उसको सजा सुना देता है। जैसे ही जज उसको सजा सुनाता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं कन्विक्शन, यानी लॉ की भाषा में इसको कहा जाता है कि उस पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया है। मतलब उसके खिलाफ सबूत मिल गए और उसके खिलाफ कोर्ट ने मान लिया कि हाँ इस पर्सन ने ये काम किया था, ये पर्सन ने मर्डर किया था, तो ही इज़ कन्विक्टेड। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन हो रही है कि अगर किसी पर्सन को एक ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है, और अगर उस टाइम पर वो चीज़ मान लीजिए किसी ने ऐसा, आप इसको एक एग्जांपल के तहत ऐसा समझ के चलिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कल चोरी करी थी, और कल चोरी एक अपराध नहीं मानी जाती थी बीएनएस में। मतलब बीएनएस में अपराध तो है, लेकिन इस कंडीशन को ऐसा सोचिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कल चोरी करी थी और वो कल अपराध नहीं था, चोरी कोई अपराध नहीं था कल। तो अब वो चोरी का जो अपराध उसने कल किया था, अगर मान लीजिए आज लॉ बन जाता है और चोरी को हम अपराध मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जो था जिसने चोरी की थी कल, उसको आज पनिश कर दिया जाएगा। वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। इसी को हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसको अगर बहुत सिंगल लाइन में, सिंपल शब्दों में समझना है तो आप ऐसा समझिए कि कोई भी नए लॉ के लिए आप पुराने एक्ट को पनिश नहीं कर सकते हो। मतलब किसी ने अगर पुराने ज़माने में कोई काम कर दिया, उसको अगर अब लॉ बना करके आप उसको पनिश करना चाह रहे हो तो वो काम आप नहीं कर सकते। जैसे एक और एग्जांपल के तहत समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मर्डर कर दिया हो, मतलब मैं जब 8 साल या 10 साल या 18 साल का, चलिए मान लीजिए 18 साल का जब मैं था, तो मैंने कोई मर्डर कर दिया, और उस समय पर मर्डर एक क्राइम नहीं था, मर्डर एक ऑफेंस नहीं था बीएनएस के अंतर्गत, तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं चला था, कुछ भी नहीं हुआ था। अब मान लीजिए आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब हम एक लॉ बनाएंगे और जितने भी मर्डर के अपराध हैं उसको अब हम पनिश करेंगे, और जो लोग भी मर्डर करेंगे आज से उसको पनिश किया जाएगा। तो मैंने जब 18 साल की उम्र में जो मर्डर किया था उसके लिए मुझे आज पनिश नहीं किया जा सकता है। तो फिर ये किसको पनिश किया जा सकता है? आज से आगे आने वाले समय में जो भी ये मर्डर का अपराध करेगा उसको पनिश किया जा सकता है, और किसी को पनिश इसमें नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इस सिंगल लाइन से आप इस पूरी चीज़ को समझ सकते हो कि किसी भी नए लॉ से आप पुराने एक्ट को पनिश नहीं कर सकते। किसी ने कोई एक्ट किया था तब वो अपराध नहीं था, तो उसको आज की डेट में आप पनिश नहीं कर सकते उस एक्ट के लिए। और ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ जो है इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा समझते हैं, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, और आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन देता है तो हम लॉ की भाषा में या लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई जजमेंट या कोई डिसीजन दे दिया, अगर कहा गया कि ये इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, इसका मतलब कि ये जजमेंट उस चीज़ से रिलेटेड जो भी पीछे भी जो घटनाएं हुई हैं, और अगर वो जजमेंट उससे रिलेटेड है तो पीछे होने वाली सारी घटनाओं के ऊपर वो जजमेंट लागू हो जाएगी।
अगर इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा कि इस पूरे डिसीजन का प्रोस्पेक्टिव रूलिंग है ये, या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, इसका मतलब कि अब पीछे जो हो गया सो बीत गई, सो बीत गई। अब आगे आने वाले समय पर, आगे आने वाली सारी घटनाओं पर ये रूलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, पीछे वाली घटनाओं को आप भूल जाओ। तो यहाँ पर इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि क्रिमिनल लॉ में हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चीज़ों को नहीं देखते हैं। अगर कोई क्राइम नहीं था पहले और आज की डेट में वो क्राइम हो चुका है, तो अब पीछे किसी ने वो एक्ट किया है तो उसको आज आप पनिश नहीं कर सकते। तो ये प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का प्रिंसिपल है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में अप्लाई होता है, सिविल लॉ में भी अप्लाई नहीं होता है, टैक्सेशन लॉ में भी अप्लाई नहीं होता है। यानी कि अगर कोई वायलेशन नहीं है तो आप उस पर्सन को, अगर अभी उसने कोई वायलेशन नहीं किया है तो आप किसी प्रीवियस एक्ट के लिए उस पर्सन को अभी लायबल नहीं कर सकते, अगर वो प्रीवियस एक्ट उस समय क्राइम नहीं था। ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 का मतलब बेसिक अंतर है। आप सिंपल सा अगर 20 सब क्लॉज 1 को अगर बहुत इजी और आसान शब्दों में समराइज करना है तो आप इस लाइन से बहुत आसानी से उसको समराइज कर सकते हो कि आप किसी भी नए लॉ से पुराने एक्ट को पनिश नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर अप्लाई हो रहा है। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिविल लॉ में बहुत बार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चीज़ों को लाया जाता है। सिविल लॉ में बहुत सारे कानून आते हैं। इस सिविल लॉ के अंतर्गत जितने मैरिज से रिलेटेड कानून हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड कानून है, गार्जियनशिप से रिलेटेड कानून है, माइनॉरिटी से रिलेटेड कानून है, या लैंड से रिलेटेड लॉज हैं, ये सब कुछ इस सिविल लॉ में आते हैं। तो सिविल लॉ में कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी चीज़ों को ठीक करने के लिए रूलिंग दी जाती है, या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में भी चीज़ों को पनिश भी किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि इसको सिर्फ और सिर्फ हम क्रिमिनल लॉ में देखते हैं, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि इसको हम सिर्फ क्रिमिनल लॉ में कहते हैं। कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर अप्लाई होगा। अब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 पर अगर हम आए तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 नो डबल जियोपार्डी की बात करता है। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि डबल कोई चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब एक्चुअली में क्या है कि अब ये जो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया स्टार्टिंग में, कि मैंने थोड़ा इसका एग्जाम्पल आपको दे दिया था। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई मर्डर किया हुआ है, और जब मैं कोई मर्डर कर रहा हूँ, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब ये बात ये कहता है कि मान लीजिए मैंने कोई मर्डर किया है, और वो मर्डर मैंने पिछले 3-4 साल पहले किया था, और उसके लिए मुझे सज़ा हो चुकी है, उसके लिए मुझे पकड़ा गया और मुझे सज़ा दे दी गई। लीजिए कि वही सेम मर्डर, एक पर्सन, हम इमेजिनरी पर्सन रख लेते हैं कि मैंने सुरेश का मर्डर कर दिया, और 3 साल पहले मैंने सुरेश का मर्डर किया था। उसका पूरा केस वेस चला, और उस केस में मुझे दोषी पाया गया, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि FIR हुई, ये हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर मुझे अरेस्ट किया गया, फिर मुझे जुडिशल कस्टडी में भेजा गया, पिटाई उटाई भी थोड़ी बहुत, डंडे वंडे ही पड़ गए, सब हो गया। फाइनली चार्जशीट आई और कोर्ट में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि हाँ, आदित्य ने सुरेश का मर्डर कर दिया। तो आदित्य को जेल भेज दिया गया। भाई आदित्य ने अपनी सज़ा काटी, जो भी मुझे 6-7 साल की सज़ा मिली थी, मैंने पूरी सज़ा वज़ा काटी, जो भी सज़ा रही होगी मेरी, वो सारी सज़ा मैंने काटी, और उसके बाद मैं जेल से बाहर आ गया। अब आज की डेट में ऐसा नहीं है कि वही सुरेश के मर्डर के लिए मुझे फिर से कन्विक्ट कर दिया जाए। मतलब एक ही ऑफेंस के लिए मुझे 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। अगर कोई एक ऑफेंस हुआ है और उसमें ऑलरेडी मुझे सज़ा मिल चुकी है, तो उसके लिए दोबारा सज़ा नहीं हो सकती। अब इसमें बहुत सारे कंडीशंस भी हैं, इसको समझने की कोशिश करना। अब आप इस चीज़ को उससे कंफ्यूज मत करना कि मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मान लीजिए मैंने ही सुरेश का मर्डर कर दिया और मुझे अरेस्ट कर लिया हो पुलिस ने। अरेस्ट करके पुलिस जो है वो मुझे सारा प्रोसेस करती है, FIR करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। मुझे अरेस्ट करके, क्योंकि कई बार लोग भी होता है ना कि सेटिंग भी कर लेते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं, फिर मुझे जुडिशल कस्टडी में भेजा जाता है। फिर जब केस शुरू होता है तो मैंने बहुत बढ़िया वकील जो है हायर कर लिया अपने लिए, और उस वकील ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से केस लड़ा मेरा, और मैं बच गया, उसने मुझे बचा लिया, और मैं बेल पे बाहर आ गया, और या फिर मैं बरी हो गया एक तरीके से। अब इस केस में ऐसा नहीं है कि मुझे सुरेश के मर्डर के लिए दोबारा कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अरेस्ट किया जा सकता है और कन्विक्ट किया जाता है इस केस में, क्योंकि मुझे पहली बार जब अरेस्ट किया गया था तब सज़ा नहीं हुई थी, मैं बच के निकल गया था, लेकिन केस तो ऑनगोइंग था, मर्डर तो हुआ ही है, वो असली कल्प्रिट को तो पकड़ेंगे ही, तो वो केस को
ऑनगोइंग केस था, वो केस क्लोज नहीं हुआ था, वो ऑनगोइंग चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन जारी थी, और बाद में कुछ बहुत पुख्ता सबूत मेरे खिलाफ मिलते हैं, फिर से मुझे अरेस्ट किया जाता है, और इस बार मेरा वकील भी, जिसको बहुत मोटी सैलरी, बहुत मोटा पैसा दिया था, वो भी मुझे नहीं बचा पाता, तो अब मैं कन्विक्ट हो गया हूँ। तो मैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 की मदद वहाँ पर उस केस में नहीं ले पाऊंगा। मैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 की मदद तभी ले पाऊंगा जब मुझे पनिश कर दिया गया हो, जब मुझे कन्विक्ट कर दिया गया हो, जब मुझे प्रोसिक्यूट और पनिश दोनों कर दिया गया हो, तभी मैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 की मदद यहाँ पर ले पाऊंगा। तो सेम ऑफेंस के लिए आपको दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता, इतनी बात आप बस ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये ऑफेंस सेम होना चाहिए। अब सेम से लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी ने, जैसे मान लीजिए सुरेश ने आज मेरे घर में चोरी कर दी, तो उसने चोरी की सुबह 11 बजे, लेट से कि आज सुबह 11 बजे सुरेश ने मेरे घर में चोरी कर दी, तो ये एक ऑफेंस हो गया। अब सुरेश भाग गया, उस समय कोई पकड़ा वकड़ा नहीं गया, पुलिस आई, पुलिस ने एफआईआर लिख लिया, सब कर लिया, हो गया। सुरेश फिर से आया रात में मेरे ही घर में, और सुरेश ने रात में आकर के 9 बजे मेरे घर में फिर से चोरी कर ली, और वो फिर भाग गया। फिर मैं गया पुलिस के पास, फिर मैं पुलिस को लेकर के आया, फिर मैंने एफआईआर लिखवाई, सब दुनिया भर की प्रोसेस प्रोसीजर सब दुनिया भर का किया, और फिर उसके बाद अब ये दो अलग अलग ऑफेंस हैं। ऑल्दो चोरी हुई है, मेरे ही घर में हुई है, सब कुछ सेम है, लेकिन ऑफेंस के टाइम अलग अलग है, ऑफेंस का नेचर अलग अलग, पूरा पूरा ऑफेंस ही अलग अलग है। एक सुबह 11 बजे हुआ, उस समय कुछ और चुरा के ले गया, और रात के 9 बजे आया, वो कुछ और चुरा करके ले गया। ये दोनों अलग अलग ऑफेंस, या एक ही सामान भी, एक ही सामान तो कैसे ही तो कोई 2 बार चुरा सकता है। तो ये अगर ये ऑफेंस, ये दोनों ऑफेंस मेरे ही घर में हो, चाहे एक ही टाइम पर एक घंटे के अंतराल में ही हो जाए, आधे घंटे के अंतराल में भी हो जाए, लेकिन फिर भी ये अलग अलग ऑफेंस है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो गैंग था, बड़ा फेमस गैंग था, कच्चा बनियान गैंग कहते थे उसको, तो वो सब निकलते थे कॉलोनी में, और 2-4 घर जो है वो मार्क करके रखते थे कि ये घर है, ये घर है, इस घर में कोई नहीं है, इस घर में सिर्फ ओल्ड एज के लोग हैं, उस घर में ओल्ड एज के लोग हैं, उस घर में ओल्ड एज के लोग हैं। और ये लोग घर में एंटर करते थे, और जो भी वो ओल्ड एज के पर्सन थे उनको मार देते थे, उनके घर चोरी करते थे, डकैती, मतलब डकैती बोल नहीं सकते टेक्निकली उसको, लेकिन वो चोरी कहेंगे एक तरीके से, रॉबरी मान लो, करते थे, फिर निकलते थे, और उसके बाद दूसरे घर में जाते थे, वहाँ पर करते थे। तो इस तरीके से 2-3 घरों में करते थे। अब ये सब अलग अलग ऑफेंस है, सबके केस अलग अलग पूरा चलेगा, इसका केस सबका अलग अलग केस चलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको सेम ऑफेंस मान लें, ये ऑफेंस अलग अलग है। तो ये बात कहता है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि आपको ऑलरेडी जिस ऑफेंस के लिए पनिश कर दिया गया है, ऑलरेडी आप प्रोसिक्यूट हो चुके हो जिस ऑफेंस के लिए, उसके लिए दोबारा नहीं किया जा सकता। और इसमें एक मैक्सिम जरूर से याद रखना, ये एक मैक्सिम पर डिपेंड करता है, नीमो डिबेट विस वेक्सारी। नीमो डिबेट विस वेक्सारी का मतलब कि जिसको आप एक बार ऑलरेडी पनिश कर चुके हो, एक बार ऑलरेडी जेल में डाल चुके हो, तो उसी सेम ऑफेंस के लिए आप उसको दोबारा नहीं डाल सकते हो। अब आता है फाइनली आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3, जो कि बात करता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। अब यहां पर कई बार इस नियम को हम थोड़ा सा, ये लाइन ब्लरी भी हो जाती है, मैं आपको 2-3 केसेस भी बताऊंगा उसके। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि आपको अपने ही केस में, आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, या आपको अपने ही केस में कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आप विटनेस बनो अपने ही खिलाफ। जैसे पुलिस पकड़ लेती है, और पुलिस पकड़ करके क्या करती है, और ध्यान में रखना ये वर्ड कंपेल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पुलिस पकड़ लेती है, और फिर पुलिस पकड़ करके क्या करती है, फिर आपको ले जाती है थाने, और थाने ले जा करके क्या कहती है कि भाई आप अपना गुनाह कबूल करो। तो इतने प्यार से तो कहती नहीं है, आप इतने प्यार से करेंगे भी नहीं, मतलब आप क्या, मैं मान लो मुझे अरेस्ट कर लिया और कहा कि अपना गुनाह कबूल कर लो, लेकिन आप इतने प्यार से, हम तो कहेंगे नहीं कि भाई हाँ हमने ये गुनाह किया है और ऐसे ऐसे कर लो। तो थोड़ा सा वो हम पे कंपेल करते हैं, वो हमें थोड़ा टॉर्चर करते हैं, थोड़ा सा मार पिटाई शुरू होती है, फिर थोड़ा डंडा वंडे से बातचीत शुरू होती है, फिर थोड़ी सख्ती से जो है वो पेश आना शुरू होते हैं। फिर जो है जब पिटाई खूब हो जाती है, तो फिर आप एक पेपर पर, आपने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह में, साइन कर देते हो, और फिर आप मान लेते हो कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। जैसे ही आपने मान भी लिया, मान लीजिए आपने पेपर पे लिख भी दिया, साइन भी कर लिया, जैसे ही वो चीज़ कोर्ट में पहुंचेगी उसकी मान्य जीरो हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। मतलब कोर्ट पुलिस के सामने दिए हुए बयान को वैसे ही नहीं मानता है। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 क्या कहता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है। यानी कि आप पुलिस को पकड़ ले और पूछताछ करे तो आप
रिफ्यूज़ कर सकते हो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 की मदद से। अब मैं थोड़ा सा आपको, ये सब तो किताबी बातें, मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बताता हूँ। कभी पुलिस पकड़ भी ले अगर, तो कभी पुलिस से ये मत कहना कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 मुझे प्रोटेक्ट करता है और मैं अपने खिलाफ विटनेस नहीं बनूंगा, बहुत पिटाई होगी। चुपचाप जो पुलिस वाला कहे उस बात को कह देना हाँ, और दोहरा देना उसके सामने कि हाँ हाँ मैंने ये किया, 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 चाहे वो रिकॉर्ड करे, चाहे वो कुछ भी करे। आप सिंपल सा मान लेना कि हाँ मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, जहाँ साइन करा है वहाँ कर देना, जहाँ पेपर पे जो लिखने का है वो लिख देना। जैसे ही वो चीज़ कोर्ट पहुँचेगी उसका मान्य हो जाएगा ज़ीरो, और कोर्ट में पलट जाना कि इन्होंने मुझे कंपेल किया था, मैंने बोल दिया। कार्रवाई अलग से हो जाएगी और केस में तुम्हारा केस और स्ट्रांग भी बन जाएगा। तो ये दोनों काम आप लोग कर सकते हो। लोग ज़बरदस्ती का पुलिस को रिपेल करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपका सवाल ये होगा कि यार फिर पुलिस पिटाई करती क्यों है, जब उनको पता है कोर्ट में जाते हैं ये ज़ीरो हो जाएगा, तो कानून तो उनको ही पता है, तो फिर वो क्यों पीटते हैं? वो इसलिए पीटते हैं या वो इसलिए सख्ती बरतते हैं क्योंकि वो तो मान के चल रहे हैं, उन्होंने तो अरेस्ट तभी किया है उस पर्सन को, या जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया उन्होंने तभी किया है जब वो मान के चल रहे हैं कि हाँ इसने ये अपराध किया है। अब जब वो बताएगा कि मैंने कैसे किया, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ पे किया, तो जब पुलिस वहाँ पर पहुँचेगी उनको कुछ एविडेंसेस वहाँ से मिल सकते हैं। उनको हो सकता है जिस वेपन से मारा वो वेपन मिल जाए, उसने बता दिया वहीं पे वेपन मिल जाए। तो वेपन मिल जाने से, बॉडी मिल जाने से, वहाँ पर आसपास सर्कमस्टेंशियल कुछ मिल जाने से, पैरों के निशान मिल जाने से, सबसे केस स्ट्रांग बन जाता है। बाकी जो उसने बयान दिया उसका कोई मतलब नहीं है कोर्ट में, लेकिन जो वहाँ पर चीज़ें मिल गई उसका तो मतलब है। तो इसलिए वो पूछताछ हमेशा करते हैं। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 आपको उसी चीज़ से, पुलिस की पूछताछ से बताता है और आपको कहता है कि आप अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता है। अब एक बात ध्यान में रखना है कि ये कंपेल वर्ड यहाँ पर जानबूझ करके यूज़ किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने खुद जा करके बोला और फिर आप कहो कि मेरा 20 सब क्लॉज 3 वायलेट हो गया। कंपेल वर्ड इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पुलिस वाला ज़बरदस्ती करना चाहिए, मतलब जो भी आपको प्रोसिक्यूट कर रहा है वो ज़बरदस्ती करना चाहिए आपसे, तभी जा करके आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन आप ले पाओगे। अब दिस इज वेरी मच बेस्ड ऑन अ मैक्सिम और वेरी मच बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये कहता है कि आप तब तक, क्रिमिनल लॉ में या किसी भी लॉ में, आप तब तक मतलब बिल्कुल इनोसेंट हो जब तक कि आपको विदाउट अ रीजनेबल डाउट गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए। यानी कि अगर कोई मर्डर हुआ है और पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया है तो मैं कानून की नज़रों में, भले मेरे ऊपर मीडिया ट्रायल चल गया, मीडिया ने मुझे कह दिया दिल्ली का दरिंदा और दुनिया भर का फंदा, लेकिन कानून की नज़र में मैं तब तक इनोसेंट हूँ जब तक कि मुझे गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता, तब तक मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। अब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 से रिलेटेड कुछ केसेस हैं जो हमें समझने होंगे। पहला केस है यहाँ पर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू ओघाड़ का, काठीकालू ओघड़ का, ठीक है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड कंपेल्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंपेल्ड वर्ड। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको स्टेटमेंट देने के लिए जब तक कंपेल नहीं किया जाएगा तब तक आप 20 सब क्लॉज 3 का को अप्लाई ही नहीं करा सकते, आप 20 सब क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये कंपेल वर्ड इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ, इसीलिए मैं उसको बार बार दौड़ा भी रहा था, बार बार उसको दोहरा भी रहा था। दूसरा इसी से रिलेटेड केस था नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का, 1977 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का जो प्रोटेक्शन है वो पुलिस इंटरोगेशन से ही शुरू हो जाता है, वो पुलिस इंटरोगेशन से ही शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे ही पुलिस आपको इंटरोगेट करना शुरू करती है वैसे ही आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। बस हाँ, ये पुलिस इंटरोगेशन, जैसे पुलिस इंटरोगेशन होगा इसका मतलब पुलिस आपको कंपेल कर रही है। जहाँ से इंटरोगेशन शुरू हो गया वहीं समझ लो आप 20 सब क्लॉज 3 का इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। अब सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, दो प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा पुलिस इंटरोगेशन में जनरली पुलिसिया मतलब रवैये में बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती थी। ये दोनों इंटरोगेशन बेसिकली इंटरोगेशन के टाइम पर जब कुछ भी नहीं निकल पा रहा था और मतलब जो कन्विक्ट है, जो पर्सन है जिसको पकड़ा हुआ है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसको मार का भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एकदम पेशेवर अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहते हैं उनको, हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे केसेस में या बहुत बड़े केसेस में नार्को एनालिसिस जैसी चीज़ें करवाई जाती थी, या नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग जैसी चीज़ें करवाई जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग जो है वो भी तो वायलेशन है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का।
क्योंकि आप अगले का नार्को एनालिसिस करवा रहे हो, इससे वो सच बोल रहा है, अपने खिलाफ सच बोल रहा है, लेकिन इस पर्सन को पूरा राइट है इस सच को छुपाने का। अगर वो जानता भी और आप नहीं निकलवा पा रहे हो तो आप इससे नहीं बुलवा करके इसको इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। रेस्ट्रिक्शन लगाए, कहा कि जब तक कि अक्यूज जो है वो खुद अपना कंसेंट नहीं देता नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग के लिए, तब तक आप उसका नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग नहीं करवा सकते हो। इवन ब्लड टेस्ट भी नहीं करवा सकते, डीएनए टेस्ट भी नहीं करवा सकते, आप कुछ भी नहीं करा सकते टेक्निकली। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। एक केस हुआ था बिहार में, शिल्पी गौतम रेप एंड मर्डर केस। कभी आप जा करके सर्च करना। लालू यादव की सरकार थी, शिल्पी गौतम एक बच्ची थी 18 साल की, और वो अपने घर से निकली ट्यूशन जाने के लिए। संभवतः उसको रास्ते में उसका कोई दोस्त मिल गया जिसको जानती थी। गौतम, मतलब शिल्पी और गौतम दोनों का मर्डर हुआ था। गौतम उसका दोस्त था और उसके साथ वो चली जाती है। फिर वो उसके बाद की जो पूरी घटना है, उसको एक गेस्ट हाउस में जाते हुए देखा जाता है। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, लेकिन ये पूरा रेप एंड मर्डर केस बनता है और इसमें कई बड़े बड़े लोगों का नाम आता है। बिहार के बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम इसमें आता है। और एक उसमें कथित नेता थे, लालू यादव उस समय सीएम थे, उनके साले साधु यादव और भी लोग थे। उनसे डीएनए टेस्ट करने के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए बोला जाता है, डीएनए टेस्ट के लिए बोला, सीबीआई जांच भी होती है उसकी, मना कर देते हैं वो। और आज तक वो केस सॉल्व नहीं हो पाया। तो आप अब इसका मतलब समझिएगा कि ये चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है वो कितनी डेंजरस भी हो सकती है कई बार। और इसीलिए बड़े बड़े अपराधी आज नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग, आप जितने अनसॉल्व्ड केसेस देखिए वो अनसॉल्व्ड क्यों है? क्योंकि उसमें जो अक्यूज था, जो प्राइम सस्पेक्ट है, उसने नार्को एनालिसिस से मना कर दिया, उसने ब्रेन मैपिंग से मना कर दिया, उसने कंसेंट ही नहीं दी अपनी। जैसे एक और बहुत फेमस केस है आयुषी तलवार मर्डर केस जो था। आयुषी तलवार के मर्डर केस में जितने भी सस्पेक्ट थे, बहुत सारे सस्पेक्ट थे, फादर, मदर, सर्वेंट, जितने भी सस्पेक्ट थे, किसी ने भी नार्को एनालिसिस के लिए हाँ नहीं कहा, किसी ने भी ब्रेन मैपिंग के लिए हाँ नहीं कहा, और वो केस अनसॉल्व्ड ही रह गया। ऐसे बहुत सारे, मतलब प्लेंटी ऑफ केसेस आपको मिल जाएंगे अगर आप जाकर के सर्च करोगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन आज भी वर्क करती है। अब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए। इतना ही था उसमें समझने लायक। और इस आर्टिकल से अगर हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखें तो कोई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ऐसा कोई इंडिपेंडेंट मेंस में तो आएगा ही नहीं बहुत इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। हाँ, प्रीलिम्स में उड़ता उड़ता हो सकता है कि यहाँ से आपसे इन टर्म्स के ऊपर कुछ पूछ ले कि डबल जियोपार्डी क्या है, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है, क्रिमिनल लॉ पर अप्लाई होता है। बस इतनी बातें आप याद रखिए, मोटा मोटा ये आपका तैयार है। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट और मेन आर्टिकल पर, जो है आर्टिकल 21। ऑल्दो ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, इसके अंदर जैसे ये हमने आर्टिकल 19 देखा था, आर्टिकल 19 का एक पूरी कहानी, एक पूरी जर्नी है, उसका एक अपना पूरा एक्सटेंशन है। बहुत सारे आर्टिकल्स आकर के 19 के साथ जुड़ जाते हैं। बस आप समझ लो कि आर्टिकल 21 की भी सेम कहानी है। बहुत सारे एक्सटेंशंस, बहुत सारी जजमेंट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स में जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 21 में हमें इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, जितना एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 21 को हम उसी चश्मे से, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अगर पढ़ाने लग जाए तो इसमें 2, 3, 4 क्लासेस भी लग सकती हैं बहुत आराम से। बट हम यहाँ पर इसको लिमिट करके और जितना समझना उतनी समझने वाली बात और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वही हम देखने की कोशिश 21 में करेंगे। तो आर्टिकल 21 जैसे आप सबको पता ही होगा, हेडिंग एज द हेडिंग सेज कि इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में ये बात कर रहा है। फ्रीडम और लिबर्टी के बीच का जो फ़र्क है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि फ्रीडम और लिबर्टी पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखा होगा उस क्लास को का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर से देखिएगा। तो मैंने वहाँ पर फ्रीडम और लिबर्टी का दोनों का मतलब जो है वो समझाया था। अब यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। और लिबर्टी शब्द का मतलब क्या होता है अगर आपको याद है पिछली वाली क्लास का, तो अभी कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके ज़रूर से लिखिए। तो बेसिकली ये आर्टिकल सिंपल क्या कहता है, अगर इस आर्टिकल का कंटेंट आप देखिए, आर्टिकल 21 का अगर आप कंटेंट देखो
तो ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी पर्सन को नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, मतलब कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए। अब ये किसको कह रहा है? ये स्टेट को ही नहीं कह रहा है। जैसे हमने पहले आर्टिकल 14 देखा, हमने 15 देखा, दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को बोल रहा है, स्टेट को कह रहा है कि भाई तुम डिस्क्रिमिनेट मत करना, तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। यहां पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को कुछ नहीं बोल रहा या किसी को कुछ नाम लेकर के नहीं बोल रहा, वो कह रहा है इन जनरल बात कह रहा है कि किसी भी पर्सन को आप उसकी लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते। ये स्टेट पर भी अप्लाई हो जाएगा, ये इक्वली सिटीजन्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, हमारे ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, इवन नॉन सिटीजन्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अब एक बात और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 20 और 21 ये दो आर्टिकल्स हैं, ये इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होते हैं। चाहे कोई भी इमरजेंसी लग जाए, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये कहाँ कहा गया था अभी आगे हम जजमेंट में देखेंगे, और इसीलिए इनको मतलब वेन्स ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये ले लिया गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत पे बताता हूँ, और ये वो आर्टिकल्स हैं जो एक्चुअल में सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, यानी कि सिटीजन्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं और नॉन सिटीजन्स के ऊपर भी ये इक्वली अप्लाई होते हैं। अब ये आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर पर्सन वर्ड यूज हो जाए, नो पर्सन, पर्सन, नो पर्सन, पर्सन, वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के ऊपर अप्लाई होने वाले आर्टिकल्स हैं। तो ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के ऊपर ये आर्टिकल अप्लाई होगा। वहीं हमने आते वाले टाइम में सिटीजन्स शब्द का इस्तेमाल देखा है बहुत सारे आर्टिकल्स में जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ सिटीजन शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब वो अपने देश के नागरिकों की बस बात कर रहा है, वो सबकी बात नहीं कर रहा है। वही सेम आप 20 में भी एक बार देख लीजिए। तो 20 में भी आप देखोगे तो नो पर्सन, नो पर्सन, नो पर्सन, हर जगह पर नो पर्सन वर्ड यूज हुआ है, यानी कि 20 और 21 इन जनरल सिटीजन नॉन सिटीजन सबके लिए है, और इमरजेंसी के टाइम पर भी ये दोनों आर्टिकल्स सस्पेंड नहीं होते हैं। अब ये क्या कह रहा है, सिंपल सा। अब देखिए इस आर्टिकल के ना दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो कह रहा है वो, एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया कि भाई किसी भी पर्सन को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से आप डिप्राइव नहीं कर सकते हो। वहीं आप दूसरा पार्ट जो देखोगे जो हरे से लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्सेप्शन क्लॉज है, इसको हम एक्सेप्शन क्लॉज कहते हैं। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब बहुत सिंपल सा है इसका। ये सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि देखो किसी भी पर्सन को ना आप लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उससे आपका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव हो सकता है। मतलब लैंग्वेज के सेंस में अगर हम देखें तो बात तो यही कह रहा है, और इसी चीज़ को लेकर के बवाल भी हुआ, इसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। ये जो हमने टर्मिनोलॉजी ली है ना, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब इसका क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है, ये हमने एक्चुअल में हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पिक किया वो हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से पिक किया। ऑल्दो ये टर्म वॉज वाइडली यूज्ड एंड इज वाइडली यूज्ड इन द सेंस ऑफ यूके, और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में उस सेंस में, इंग्लिश लॉ में उस सेंस में यूज़ हुआ है, और जापान ने भी उसको पिकअप किया है। हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया, हमने जापानीज सेंस में इसको लिया है। अब ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है कि लॉ से अगर कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया जा रहा है और उस प्रोसीजर के माध्यम से अगर आपका मतलब मान लो कोई ऐसा कानून बना दिया जा रहा है, आसान भाषा में अगर कोई लॉ बना दिया जा रहा है, बिल्कुल प्रोसीजर के हिसाब से वो लॉ बना है, जैसे पास होना चाहिए, सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया, पार्लियामेंट से आप पास होकर के कोई लॉ आया है, और वो आपके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव भी करता है आपको आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, तब भी कुछ नहीं, कोई बचा नहीं पाएगा आपको। ये बात आर्टिकल 21 एक्चुअल में, जो अगर सिर्फ हम उसके कंटेंट पे जाएं, सिर्फ हम उसके वर्ड टू वर्ड रीड करें, तो ये बात वो कहने की कोशिश कर रहा है। अब आपको लगेगा यार ऐसा कैसे, यार ये तो पूरा मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। तो इसके पीछे का कहानी सुनते हैं और एक एक करके धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। आज तक ऐसा आपने कभी नहीं समझा होगा। तो ये कहानी एक्चुअल में शुरू होती है दो शब्दों से। एक शब्द है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा शब्द आजकल आप जो देखते हो दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तक का जो पूरा जर्नी है वही आर्टिकल 21 है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या देखा कि अगर हम इसको सिर्फ इसके कंटेंट पढ़ें तो यार बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तो फिर अगर सरकार पावरफुल आ गई और इंदिरा गांधी जैसी पीएम बन गई तब तो ऐसी तैसी कर देंगी। कानून पास कराना उनके लिए कितना मुश्किल था, पूरी मतलब मेजॉरिटी उनके पास थी पार्लियामेंट में, बड़ा आराम से वो कानून पास करा सकती थी। तो वो तो कोई भी कानून पास करा करके हमें तुम्हें सबको जेल में भर देती। भरा भी है उन्होंने, किया भी है उन्होंने, और उसी को लेकर के बड़ा बवाल भी हुआ और इसीलिए इंटरप्रिटेशन बदले हैं। तो मतलब कानून से अगर कुछ भी हो सकता है और कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, आर्टिकल 21 में ही लिख दिया है, तो फिर तो 21 का रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये पूरी कहानी एक्चुअली में शुरू कैसे होती है, 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस समय एडवाइज़र थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्ट। तो बीएन राव साहब का मन था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टर्म को यूज़ करने का। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअल में अमेरिकन कंसेप्ट है और अब इसका क्या मतलब होता है हम थोड़ा सा अभी इसको समझेंगे। तो उनका मन था कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फेलिक्स फ्रैंकफर्ट ने कहा कि देखो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का शब्द का इस्तेमाल अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करते हो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अभी अभी आपका देश आज़ाद हुआ है, इतने आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं हैं और अभी जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, आपके ऊपर बहुत सारे केसेस का बर्डन पड़ जाएगा। बात ठीक भी थी उनकी, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी क्यों ठीक कह रहे थे वो। तो खैर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही रहने दो, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं करो। डॉक्टर अंबेडकर बड़ा गुस्सा हो गए थे इस चीज़ पर। डॉक्टर अंबेडकर ने, उनका मन था कि इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्द का हम इस्तेमाल करें। उन्होंने तो अपना मतलब जो उन्होंने लिखा था ओरिजिनली ड्राफ्ट किया था, तो आज आर्टिकल 21 को आप ऐसा देख रहे हो पर वो ऐसा देखना चाहते थे। उसमें उन्होंने लिखा था नॉर शैल एनी स्टेट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब आप यहाँ पर चेंजेस देखो, नॉर शैल एनी स्टेट, यहाँ पर पहले तो स्टेट की उन्होंने लाइबिलिटी बनाई थी कि भाई स्टेट को यहाँ पर लेकर के आओ स्पेसिफिकली। नॉर शैल एनी स्टेट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ लाइफ लिबर्टी, और प्रॉपर्टी शब्द का भी यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल कर दिया था, प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था। तो लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चाहते थे। अब ये किस चिड़िया का नाम है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये जो पूरी कहानी है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अभी तक आपको एक क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि इन दोनों में लड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर, बीएन राव, ये लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, फेलिक्स फ्रैंकफर्ट जो है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात कर रहे हैं, और हमने आर्टिकल 21 में भी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही देखा है। तो इसका फ़र्क क्या है? अब देखिए ये फ़र्क आता है ए.के. गोपालन के केस में, और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो आपने सुना भी होगा, पॉलिटी में बहुत जगह पर सुनोगे अभी आने वाले समय में, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। इस केस में हुआ क्या था, कहानी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझते हैं। तो ए.के. गोपालन साहब, आपको पता ही होगा अगर आप थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो 1950 का ये केस है। इस टाइम पर सीपीआई के लीडर हुआ करते थे, और आपको पता है कि सीपीआई की जो पूरी पॉलिटिक्स रही वो किसके, कांग्रेस के अगेंस्ट में रही। मतलब आज आपको सुन करके हंसी आती होगी कि बिहार में अभी जो चुनाव हुए उसमें सीपीआई कांग्रेस के साथ मिल करके चुनाव लड़ रही थी, है ना। कांग्रेस के खिलाफ सीपीआई का पूरा वजूद रहा है, पूरा अस्तित्व जो रहा है सीपीआई का, वो कांग्रेस के खिलाफ वो अस्तित्व बना है। वो शुरू ही एक तरीके से भारत में प्रचलन ही में तभी आई थी क्योंकि वो कांग्रेस की मुखालफत करती थी। तो ए.के. गोपालन उसी सीपीआई के लीडर थे और काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी थे, और चुनाव होने वाले थे, चुनाव सब सर पर थे। तो हुआ क्या, एक एक्ट पास किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। अब इससे क्या किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक टर्म होता है जिसका मतलब ये होता है कि अभी का अपराध होने से पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया जाए। अब आप कहोगे यार अपराध हुआ ही नहीं तो अरेस्ट क्यों कर लिया जाएगा। मान लीजिए मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे कहीं की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। मान लीजिए मेरी एक स्पीच दे देने से, मैं गोरखपुर का रहने वाला, मान लीजिए मेरी एक स्पीच दे देने से, अरे नहीं बुलडोजर चल जाएगा। मान लो मैं दिल्ली में हूँ और मेरे एक स्पीच दे देने से कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये बात पुलिस को पता है कि यार ये है बहुत पॉपुलर आदमी है, आएगा तो बवाल हो सकता है, मतलब ये स्पीच देगा तो
पंगा हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, प्रिवेंटिव डिटेंशन का यही मतलब है कि मुझे पहले ही उठा लिया जाएगा, पहले ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, एक काम ना करे। और ये जनरली इलेक्शन के टाइम पर किया भी जाता है। तो चुनाव होने वाले थे देश में तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 पास किया गया। ये ब्रिटिशर्स के पास भी एक ऐसा ही एक्ट था, उसी को कॉपी पेस्ट इस एक्ट को पास किया गया। और A.K. गोपालन साहब जो थे, जो कि CPI के लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। वो पहुंच गए कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है ये बहुत ही इनजस्टिस कर रहा है, बहुत ही इनह्यूमेन एक्ट है, और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये पूरा एक्ट। क्योंकि मुझे सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया है, इस पूरे एक्ट को पास करने का रीज़न ही यही था कि A.K. गोपालन को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि A.K. गोपालन इज दैट व्यक्ति जो पंडित नेहरू को हरा सकता है, या जो मतलब कांग्रेस को बहुत डेंट दे सकता है, कांग्रेस चुनाव हार सकती है। और इस वजह से इस एक्ट को पास किया गया और ज़बरदस्ती मुझे उठा करके जेल में भर दिया गया है, ताकि मैं कोई मतलब पॉलिटिकली एक्टिव ना रह पाऊँ और चुनाव हमारी पार्टी हार जाए। उन्होंने ये क्लेम किया। तो कोर्ट ने कहा, तो मतलब बेसिकली A.K. गोपालन साहब क्या डिमांड कर रहे थे? वो डिमांड कर रहे थे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दो। आप कह दो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने उस पूरे मामले को सुना और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो बहुत ही शॉकिंग डिसीजन था। कोर्ट ने यहाँ पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया। इसका मतलब था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करने का मतलब था कि कोर्ट जो है वो लॉ के कंटेंट पर नहीं देखेगा या लॉ के कंटेंट पर नहीं जाएगा। मतलब कि अगर लॉ पार्लियामेंट से पास होकर के आया है तो लॉ की सैंक्टिटी को यहाँ पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये कह रहे थे ना कि लॉ इसलिए पास किया गया है, तो मतलब अगर आसान भाषा में इसको समझे तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, हम तो ये देखेंगे कि लॉ वैलिड है कि नहीं है। और वैलिडिटी कैसे देखेंगे? किसी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं जा रहा है, मतलब आर्टिकल 13 के खिलाफ नहीं जा रहा है, और सही प्रोसीजर से उसको पास किया गया है। तो हम तो ये देखेंगे कि लॉ वैलिड है कि नहीं है। हम ये देखने नहीं जाएंगे कि लॉ जो है वो क्यों पास किया गया है। तो इसका मतलब कि अगर लॉ पास हो गया है, पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया है, वो सर्वे सर्वा होगा, उस लॉ की सुप्रीमेसी होगी। अब ये जो पूरा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये पूरा कंसेप्ट है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के कंसेप्ट पर बेस्ड है, जो कि यूके में फॉलो की जाती है। यानी कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया है तो पार्लियामेंट के लॉ को फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसके कंटेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसका प्रोसीजर चेक कर सकते हो कि सही प्रोसीजर से पास हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर उस लॉ के माध्यम से कोई चीज़ स्टैब्लिश हो गई है, कोई प्रोसीजर स्टैब्लिश हो गया है, तो उसको आप कुछ भी टच नहीं कर सकते। इसमें एक एग्जाम्पल के तहत समझो कि मान लो अगर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि भाई जिसने चोरी की उसको घोड़े पर बांध करके, मतलब कर्ण अर्जुन की तरह घोड़े पे बांध के उसको पूरा घसीटते हुए पूरे इंडिया में घुमाया जाएगा, इंडिया पूरे भारत के 2 चक्कर लगाए जाएंगे, घोड़े से मर जाएगा बेचारा। अगर पार्लियामेंट ने ये लॉ पास कर दिया तो फिर कोर्ट चेक नहीं करेगा ये कि वो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन है या पनिशमेंट बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, ये तो बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। ये सब नहीं करेगा कोर्ट बस ये देखेगा कि भाई प्रोसीजर फॉलो हुआ है, सही से लॉ पास हुआ है, और अगर पार्लियामेंट ने पास किया इसका मतलब जनता ने पास किया, हम उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, ये कोर्ट ने कह दिया। और इस केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को धजिया उड़ा दी, उसकी इग्नोर कर दिया, ऐसा इग्नोर किया कि मतलब आप पूछिए मत। तो बेसिकली इन्होंने कह दिया कि भाई साहब हम कंटेंट नहीं देख रहे कोर्ट का। चलो जी, ये इन्होंने कह दिया। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, इस समय पर एक जस्टिस हुआ करते थे फजल अली, और आपने नाम भी सुना होगा जस्टिस फजल अली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं भूल गया लिखना। जस्टिस फजल अली का इसमें डिसेंट ओपिनियन आया था, इस बात को आप बहुत ध्यान से रखिएगा। और ये पहला ऐसा केस था A.K. गोपालन का जिसमें डिसेंट ओपिनियन दिया गया था। मतलब डिसेंट ओपिनियन की जो पूरा शुरुआत है, जो पूरी जर्नी है डिसेंट ओपिनियन की, वो यहाँ से A.K. गोपालन से शुरू होती है। यहाँ पर जजेस ने डिसेंट ओपिनियन देना शुरू किया, सबने इसके सपोर्ट किया इस पूरे जजमेंट को, लेकिन जस्टिस फजल अली ने बोला कि नहीं, हमें प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ शब्द को हटा देना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब आता है दूसरा केस, यानी कि अब आई होप आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है। मतलब बहुत साफ है, अगर कोई लॉ पास हो गया पार्लियामेंट से, ये पूरा कंसेप्ट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पर डिपेंडेंट है। अगर पार्लियामेंट से कोई लॉ पास हो गया है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके प्रोसीजर को चेक किया जा सकता है, उसे कंटेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब दूसरा बहुत ही महानुभाव केस, ये इंदिरा गांधी जी के समय का।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976, इसको हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। तो उस समय पर इंदिरा गांधी जी ने एक नया एक्ट बना दिया और जिससे लालू वालू सबको अंदर कर दिया था। ये मीसा एक्ट कहते हैं इसको, इसीलिए लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया था, मीसा भारती। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आया और उसके अंतर्गत इन्होंने डिटेंशन शुरू कर दिया, जिसमें शिवकांत शुक्ला भी डिटेन हो गए। और फिर क्वेश्चन अगेन वही पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन है, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्ट है जो ये पास किया गया है, और इस एक्ट को 1971 में पास करके सारे नेताओं को ये जेल में भर दे रही है, क्योंकि चुनाव होने वाला है। ये चाहती नहीं कि चुनाव हो प्रॉपर तरीके से, और ये चाहती नहीं कोई और चुनाव जीते, इसीलिए सारे नेताओं को उठा करके भर दे रही है जेल में। तो कोर्ट से फिर से एक बार पूछा गया कि भाई आप देखो इसमें। तो कोर्ट ने फिर से अपना जो ये वाला ए.के. गोपालन वाला जजमेंट था उसी को रीआइट्रेट किया यहाँ पर, और कहा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम वही प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करेंगे। इवन कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड किए जा सकते हैं। मतलब इसमें तो हद ही मचा दी कोर्ट ने शिवकांत शुक्ला के केस में, और इसीलिए इसको बिग ब्लॉट ऑन इंडियन जुडिशरी भी कहते हैं। मतलब हद ये मचा दी कि 2021 को आप इमरजेंसी में सस्पेंड भी कर सकते हो, और इमरजेंसी चल रही थी। तो यानी कि 20 और 21 सस्पेंड हो गए थे उस समय पर इमरजेंसी में। ऑल्दो 44th अमेंडमेंट के बाद उस चीज़ को बदल के कर दिया गया कि ये चेंज नहीं होगा ही नहीं, लेकिन 20 और 21 आर्टिकल उस समय पर सस्पेंड हो गए थे। तो यहाँ पर भी सेम बात ए.के. गोपालन वाली कह दी। अब इन दोनों केसेस को एक तरीके से ओवरटर्न किया मेनका गांधी के केस ने। अब तीसरा केस आता है, और यहाँ पर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को थोड़ा समझोगे। फिर आता है केस मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया का, 1978 का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, आपको ध्यान में होगा। अब ये गवर्नमेंट चेंज हो गई है, वक्त का पलड़ा बदल गया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस जो चाहे वो कर रही थी, इंदिरा गांधी जो चाहे वो कर रही थी। फिर आई जनता पार्टी की सरकार, जब जनता पार्टी ने कहा कि जी ठीक है अब हम करेंगे। मोरारजी देसाई पीएम थे, और मेनका गांधी आपको पता ही है कौन है। तो मेनका गांधी गांधी फैमिली से थी, जा रही थी, एयरपोर्ट पर इनको डिटेन कर लिया। एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया, इनके पासपोर्ट को डिटेन कर लिया, इनका पासपोर्ट सरेंडर करा लिया। मतलब इनका पासपोर्ट नहीं दे रहे थे, कुल मिला जुला के बात ये थी। और एक तरीके से उनको इलीगली डिटेन करके वहाँ पर रखा गया था, ऐसा मेनका गांधी का कहना था। उन्होंने केस ठोक दिया अपने डिटेंशन के खिलाफ, और उनको विदेश जा रही थी वो, उनको नहीं जाने दिया गया। उसके खिलाफ भी 2 राइट भी निकल करके आए थे आर्टिकल 21 में। तो यहाँ पर ये जब मामला कोर्ट पहुँचा तो कोर्ट से फिर से सवाल पूछा गया कि ये जो पूरा एक्शन है ये गलत है। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, चलो मान लेते हैं आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो कर रहे हो, अगर वो भी आप फॉलो कर रहे हो तब भी वो भी रीजनेबल, फेयर और जस्ट होना चाहिए। यानी कि पार्लियामेंट ने भी अगर कोई लॉ बना दिया है तो ऐसा नहीं कि वो अमृत पी के लॉ आ गया है और अब उसको कोई चैलेंज ही नहीं होगा, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होगी। नहीं, वो लॉ रीजनेबल, जस्ट और फेयर होना चाहिए। मतलब अब हम लॉ को चेक भी करेंगे, और यहीं से जन्म होता है कंसेप्ट का, दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जन्म मतलब क्या होता है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, बिल्ड की। वही जो डॉक्टर अंबेडकर उस समय कह रहे थे, हमें वही चीज़ उसी समय कर लेनी चाहिए थी। लेकिन फाइनली हमने 1978 तक आते आते इस चीज़ को समझा कि नहीं भाई, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई वो ऐसी तैसी कर देगी। तो फाइनली 1978 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन होता है मेनका गांधी के केस में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज बॉन्ड एंड इट इज अप्लाइड। और यहाँ पर कोर्ट कहता है कि जी देखो, अब अगर कोई भी लॉ आएगा तो हम उसकी दोनों चीज़ें चेक करेंगे, यानी कि उसके कंटेंट भी चेक करेंगे और उसका प्रोसीजर भी चेक करेंगे। यानी कि वो जो घोड़े पर बांध करके और 2 राउंड भारत के घुमाने वाली बात थी, वो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट, इट इज़ नॉट फेयर एंड इट इज़ नॉट रीजनेबल एज वेल। उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकते हैं उस पूरे लॉ को। तो अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब जो है वो ये हुआ कि अब कोई भी पार्लियामेंट भी कानून अगर बना दे तो ऐसा नहीं है कि वो कानून जो है सबसे सुपीरियर हो जाएगा ना। सुपीरियर तो जुडिशरी है। कोर्ट बिल्कुल उस पर डिसाइड कर सकता है कि ये लॉ वैलिड है या नहीं है या इनवैलिड है। यानी कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है ये जुडिशियल सुप्रीमेसी के ऊपर बेस्ड है। और आप चाहो तो इसको साइड में कहीं पर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जुडिशियल सुप्रीमेसी के ऊपर ये बेस्ड है। मतलब कि अब इन्होंने साफ कह दिया कि हम जी भाई कंटेंट भी देखेंगे और प्रोसीजर भी देखेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फाइनली आर्टिकल 21 का मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। मैं 3 इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और अगले जो आर्टिकल 22 होगा वहां पर भी हम आर्टिकल 21 के कुछ एक्सटेंशन जो उससे कनेक्टेड हैं उसको वहां पर भी देखने की कोशिश करेंगे। अब आप सबको पता है कि राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये एक जजमेंट से राइट टू प्राइवेसी निकल करके आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी इम्प्लिसिट है। कैसे ये केस था? ये केस आधार जजमेंट भी इसको कहा जाता है। तो केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये केस था। केएस पुत्तास्वामी साहब एक्चुअल में कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। इन्होंने केस फाइल किया था और इन्होंने केस फाइल किया था आधार एक्ट के खिलाफ। उस समय पर गवर्नमेंट का 2016 में आधार एक्ट आया था, आपको भी पता है, जिससे आपके आधार कार्ड बने हुए हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने सबको बोला कि भाई आप अपना डेटा जो है वो बताइए, अपना नाम पता सब एड्रेस वेड्रेस सब लिया, डेटा सबमिट किया। उस डेटा को एक सर्वर पर मतलब एक डेटाबेस में एंट्री की गई उसकी, और उसके बेस पर एक अथॉरिटी बनाई गई UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उस अथॉरिटी ने आपका आधार कार्ड जनरेट किया आपके सारे डेटा के बेस पर। तो ये जो डेटा आपसे लिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने आपसे कलेक्ट की, इसको चैलेंज कर दिया केएस पुत्तास्वामी साहब ने इस केस में। इन्होंने, इसके पहले भी एक केस हुआ था, खड़क सिंह का केस हुआ था, तो उसमें भी खड़क सिंह के केस में आप लिखना चाहो तो लिख लेना खड़क सिंह का केस। तो उस खड़क सिंह के केस में भी राइट टू प्राइवेसी के ऊपर सवाल हुआ था। खड़क सिंह एक व्यक्ति था जिसको प्रोसिक्यूट किया था, पनिश हो गया था, उसके ऊपर केस थे। जब वो जेल से छूट करके आया तो उसने कोर्ट में ये कहा कि भाई मेरा 2 लोग पीछा कर रहे हैं और मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, मेरी प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आनी चाहिए। कोर्ट ने उसमें मना कर दिया था कि भाई राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आती है। वही सवाल यहाँ पर केएस पुत्तास्वामी साहब के केस में पूछा गया था आधार वाले में। तो केएस पुत्तास्वामी साहब ने उस पर क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये लोग हमारा डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ऑलरेडी ऑल्दो उसमें आधार एक्ट को सही ठहराया था, उसके बहुत सारे रीजंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें चैलेंज की गई थी कि इसको हमने फाइनेंशियल बिल की तरह क्यों पास किया, और भी दुनिया भर के। हम कभी आधार जजमेंट के ऊपर बहुत ही विस्तृत डिटेल चर्चा करेंगे, इसी कड़ी में करेंगे, आगे आएगा जब मैं फाइनेंशियल रिलेशंस वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ तो वहाँ पर हम जरूर करेंगे। मनी बिल वनी बिल कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम आधार जजमेंट, आधार एक्ट को ज़रूर से देखेंगे और उसको कैसे मनी बिल की तरह पास किया गया था वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने केस फाइल किया और कहा राइट टू प्राइवेसी 21 के अंतर्गत है। कोर्ट ने ऑल्दो आधार एक्ट को अपहेल्ड कर दिया कि ठीक है, इस एक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, राइट टू प्राइवेसी को भी अपहेल्ड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इम्प्लिसिट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसी तरीके का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है राइट टू स्लीप का, जो कि रामलीला मैदान में आया था। रामलीला मैदान इंसिडेंट जो हुआ था उसमें कोर्ट ने कहा था कि राइट टू स्लीप जो है वो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है और ये कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और फाइनली फिर आता है राइट टू लाइवलीहुड, जो कि ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के केस में आया था, दैट इज 1986। और ये केस पेवमेंट ड्वेलर्स से रिलेटेड था। पेवमेंट ड्वेलर्स मतलब जो रोड के साइड पर जो फुटपाथ पेवमेंट होता है उस पर जो लोग दुकान लगाते थे, वड़ा पाव और ये सब बेचने वाले, जो नहीं आप देखते होंगे रेडी वाले कह सकते हो उनको ही पेमेंट ड्वेलर्स कहते हैं। तो बीएमसी ने क्या किया था, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1986 का एक केस है, इन सारे पेमेंट ड्वेलर्स को वहाँ से हटाना शुरू कर दिया था। फिर ये कोर्ट पहुँच गया, इनका जो एक एसोसिएशन था वो कोर्ट पहुँचा कि भाई सबको हटा दोगे, अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, बेचारे कमा खा रहे हैं वहाँ पर, आप क्यों हटा रहे हो, वहाँ पे जाने आने की जगह है, वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्ट तो हो नहीं रहा है, तो आप जबरदस्ती क्यों हटा रहे हो। कोर्ट ने इसमें कहा था कि राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 के अंतर्गत है और आप इनको अगर हटा रहे हो तो फिर आप इनको एक प्रॉपर जगह दीजिए। ओल्गा टेलिस के केस में, तो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये केस था। ये हमने एक डिटेल्ड विस्तृत चर्चा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 की कर ली है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है एज मच कंटेंट एज वी कैन इसमें कवर करने की, कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर करने की। और 21 के ऊपर थोड़ी सी चर्चा जो है वो 22 के साथ भी मैं करूँगा, तो वहाँ पर भी इसको हम कनेक्ट करके चलेंगे जो नेक्स्ट वीडियो पॉलिटी के ऊपर आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।